Hello everyone, myself is Dr. Kuldeep Singh and I will discuss with you social science. The book is History of Class 10th and chapter is 2, that is Nationalism in India or भारत में राष्ट्रवाद. This is for part 3 of this chapter and in this chapter we will discuss many things one by one. इस पीपीटी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं. सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं को समझना, अर्थात इस आंदोलन की क्या सीमाएं थी, क्या समस्याएं थीं, किन समस्याओं को इस आंदोलन को सामना करना पड़ा. दूसरा उद्देश्य विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच सामूहिकता की भावना के प्रसार के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना, क्योंकि पूरे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस देश में रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं. तो उनके बीच एकता के सूत्र में उन्हें बांधने के लिए एक सामूहिक भावना पनपती है. तो वो सामूहिक भावना कैसे पनपती है, उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे, इस पीपीटी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे. In English we can say that the objectives of this PPT are: number 1, understanding the limits of civil disobedience movement. Number 2, understanding the factors responsible for spread of feeling of collective belonging among different groups of people. अब हम डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं और सामूहिक अपनेपन की भावना. सामूहिक अपनेपन की भावना, जिसको राष्ट्रवाद का उदय के नाम से भी जानता है, ये इसका अंतिम. अब हम डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं और सामूहिक अपनेपन की भावना. सामूहिक अपनेपन की भावना, जिसको राष्ट्रवाद का उदय के नाम से भी जानता है, ये इसका अंतिम फेज होगा इस चैप्टर का. तो लेट्स डिस्कस लिमिट्स ऑफ सीडीएम और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. क्वेश्चन इज, व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ सीडीएम, व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सविनय. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस आंदोलन में कई तरह के रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, कई तरह के अवरोधक थे, और उन अवरोधकों में हमने देखा कि क्लैश था बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स. There was clash between business class and workers, etc. तो ये जो क्लासेस थे, ये जो मतभेद थे, ये इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं भी साबित हुई, और इनके कारण ही यह आंदोलन सफल नहीं हो सका और ये बिना कोई खास सफलता समाप्त हो गया. पीछे वाले पोर्शन में हमने देखा है कि किस तरह से विभिन्न सामाजिक समूह इस आंदोलन को देख रहे थे, किस तरह इस आंदोलन से अपेक्षा वो रखते थे, चाहे वो रिच पीजेंट हों या पुअर पीजेंट हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वर्कर्स हों, चाहे व्यापारी या फिर बड़े बिजनेस क्लास. उन सब की अपनी अलग अलग मांगें थीं, उनके अपने सब अलग अलग सरोकार थे. जहां तक रिच पीजेंट्स की बात है, तो रिच पीजेंट्स चाहते थे कि उनका लगान, एक तरह से जो लगान है वो कम हो जाए, उसके रेट कम हो जाए. जो पुअर पीजेंट थे वो अनपेड रेंट को
रेमिट कराना चाहते थे। यही उनके लिए स्वराज था कि अगर उनका जो किराया है वो माफ हो गया तो समझ लीजिए कि उनको स्वराज मिल गया। इसी तरह से जो बिजनेस क्लास थे उसके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ यही था कि उन्हें व्यापार के रास्ते में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, कोई रुकावट ना हो, विधियां हैं वो खुले तौर से उनका संचालन कर सकें, उनके ऊपर बाधाएं नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस उन्हें ना देने पड़े। वर्कर्स भी यही चाहते थे कि उनका शोषण ना हो, उन्हें अच्छी पगार मिले, समय वेतन मिल जाए। भी यही चाहते थे कि उनका शोषण ना हो, उन्हें अच्छी पगार मिले, समय वेतन मिल जाए। इन सबके साथ ही एक अलग जो वर्ग था वो था अनटचेबल्स का। अछूते उस समय बहुत सारी अस्पृश्य जातियां थी जो कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से अछूत बनी हुई थी, अस्पृश्य बनी हुई थी। The issues of untouchables were very serious. Their life was miserable. They were deprived of all facilities, they were deprived of all resources, they were deprived of all rights. They had no freedom. They had no life of respect. They were living a life of disgrace, a life of hate, a life of depression, a life of marginalization. ये सारी समस्याएं थीं जिनसे अनटचेबल्स परेशान थे। सही मायनों में अगर एज अ ह्यूमन बीइंग, उन्हें ट्रू सेंस में अगर हम बात करें, सही अर्थों में उन्हें ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी समाज में ट्रीट नहीं किया जाता था। दे वर विक्टिम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, दे वर विक्टिम ऑफ सोशल इनजस्टिस। ऐसी दूसरी तरफ देश में स्वराज के लिए आंदोलन चल रहा था। तो इस स्वराज में इन अछूतों का स्थान क्या होगा, दिस वॉज नॉट डिसाइडेड। इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर अंबेडकर एक बड़े लीडर के तौर पे ऊपर उठकर आते हैं। एंड ही डिस्कस्ड द issues or problems of untouchables. He called them depressed classes that were later known as Dalits. Dr. Ambedkar started to mobilize and convinced them to raise their voices against the discrimination, social injustice, and against the deprivation that they were facing for a long time, 4 centuries. मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर एक महानायक के रूप में प्रस्तुत होते हैं और वो दमित वर्ग या डिप्रेस्ड क्लासेस को हमने कहा है, या जो सताया दबाया कुचला हुआ जो वर्ग था, अस्पृश्य जातियां जो थीं, जिन्हें जीवन के अधिकारों से भी वंचित किया हुआ था, जिन्हें सम्मान का अधिकार नहीं था, जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं थीं, एक दयनीय स्थिति में, एक पीड़ादायक स्थिति में जीवन जीना पड़ता था।
उस वर्ग के लिए, उस वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर अंबेडकर आगे आते हैं, क्योंकि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर भी उसी आते हैं, क्योंकि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर भी उसी वर्ग से आते थे। इसलिए उस पीड़ा को वो समझते थे, क्योंकि उस पीड़ा को उन्होंने स्वयं भोगा था, उस पीड़ा का उन्होंने स्वयं सामना किया था। ठीक अपने बचपन से, ठीक अपने स्कूल के दिनों से किस तरह उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था, किस तरह उन्हें भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ता था। वो स्वयं के लिए और इन दमित वर्ग के लिए एक सम्मान परिवेश बनाना चाहते थे। तो इसलिए वह इस आंदोलन के साथ साथ दलितों को भी जागृत कर रहे थे। दलितों को आवाज उठाने के लिए एक तरह से, इसके लिए वो दलितों के बीच में रहकर दलितों के लिए कई आंदोलन भी चला रहे थे। जैसे 1927 का चावदार तालाब का या महाड़ तालाब का जो आंदोलन है, वो अपने आप में विख्यात आंदोलन है। ऐसे ही फिर वो कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाते हैं। इसके बाद वो दमित वर्ग के लिए एक दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1930 में। इस जातिवादी व्यवस्था करते हैं 1930 में। इस जातिवादी व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से खात्मा चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वह भारत में रहकर आवाज उठाते हैं और भारत से बाहर भी अपनी आवाज को, अपनी बात को रखते हैं। याद कीजिए कि उन दिनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट में भी उन्होंने भागीदारी की, सेकंड में भी वो भागीदारी करते हैं और वहां अपने तर्कों से, अपनी दलीलों से अंग्रेजी सरकार को विवश कर देते हैं कि वो डॉक्टर अंबेडकर की बात को स्वीकार करें और दलितों के अधिकार स्वीकार करें, दलितों को अधिकार दें। डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन, अलग निर्वाचन, मतलब एक सामान्य सीट से दलितों का प्रतिनिधि अलग चुना जाएगा ताकि वह दलित प्रतिनिधि दलितों की समस्याओं का समाधान कर सके। क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी दलितों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रही थी। कांग्रेस पार्टी हैड इग्नोर्ड दलित्स और उनके लिए कुछ काम नहीं, और उन्हें उस विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जब गांधी जी को इस बात का पता लगता है या गांधी जी के नोटिस में आता है कि भाई डॉक्टर अंबेडकर भी एक दलित लीडर, के रूप में, एक लीडर के रूप में, हालांकि पहले उनको पता नहीं था कि वो एक दलित लीडर हैं, लेकिन उन्हें पता लग गया था कि डॉक्टर अंबेडकर इज वर्किंग फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, तो फिर वो दलितों के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कुछ काम करना शुरू करते हैं। सिस्टम, जाति व्यवस्था का तो वो बड़े पैमाने पर विरोध नहीं करते, लेकिन अस्पृश्यता का बड़े पैमाने पर विरोध करते हैं, अछूआछूत का वो विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा ये आज़ादी की लड़ाई बेमानी है, निरर्थक है, बेकार है। तो वो छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए
उन्होंने कुछ काम किए। गांधी जी ने दलितों को एक नाम दिया, नया नाम, और वो नाम था हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसके साथ ही वो दलित बस्तियों में जाने लगे और बताया जाता है कि वो खुद जाकर के वहाँ नालियाँ साफ करने लगे, टॉयलेट साफ करने लगे, और उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ा पुण्य का काम है, सफाई का कार्य तो, और सफाई का कार्य करने वाला कोई छोटा नहीं होता है। ये इसलिए ताकि समाज घुल मिल सके। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के इन सारे कृत्यों को, सारे कार्यों को नाटक बताया कि ये सब फर्जी बातें हैं। गांधी जी एक सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सफाई कर्मी नहीं है। लोग इस बात को जानते हैं। का अनुभव नहीं हो सकता जो एक सफाई कर्मचारी को होता है, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी पैदाइशी है। एक सफाई कर्मचारी घर में पैदा होने वाला व्यक्ति या बच्चा, वो पैदाइशी सफाई कर्मचारी, तो उसके लिए नजरिया समाज का अलग होता है। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं और पृथक निर्वाचन के पक्ष में बहुत सारी दलीलें देते हैं और अपने आप को हिंदुओं से एक अलग समूह के रूप में दिखाते हैं कि वी आर नॉट हिंदूज। अगर हम हिंदू हैं तो फिर हमें मंदिरों में क्यों नहीं प्रवेश करने दिया जाता? अगर हम हिंदू हैं तो हम क्यों नहीं उस भगवान का दर्शन कर सकते जो और दूसरे हिंदू उन्होंने वहाँ दिए? और गांधी जी इन तर्कों को वहाँ पर काट नहीं सके और डॉक्टर अंबेडकर की बात को स्वीकार कर लिया गया और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन की मांग मान ली। गांधी जी इससे काफी हताश हुए, निराश हुए। गांधी जी पृथक निर्वाचन को के लिए एक तरह से खतरा मानते थे और नहीं चाहते थे कि भाई हिंदू समाज का बंटवारा हो। इसके बाद वो वापस लंदन से भारत आ जाते हैं। भारत आए कहते हैं कि मैं निराश, मेरी आंखों में आंसू लेके आया हूं, और यहां आकर के वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। गांधी जी डिसाइडेड to go on fast unto death, आमरण अनशन पर चले जाते हैं। उनकी एक सूत्री मांग थी कि भाई ये पृथक निर्वाचन की जो मांग है इसे डॉक्टर अंबेडकर छोड़ दें। डॉक्टर अंबेडकर अपनी मांग पर अड़े रहे, लेकिन इससे जैसे जैसे दिन निकलते गए गांधी जी की तबीयत खराब होती चली गई और गांधी जी मरणासन पहुंच गए, मरने के निकट पहुंच गए। जब डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि गांधी जी अगर सच में ही मर गए तो फिर देश के अंदर कोहराम मच जाएगा, तबाही आ जाएगी और निर्दोष दमित वर्ग को लोगों के आक्रोश का, गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तो फिर वो कंप्रोमाइज करते हैं, गांधी जी के साथ एक समझौता करते हैं और वो समझौता पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। द पूना पैक्ट वॉज साइंड इन 1932 बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस पूना पैक्ट में रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षण दे दिया गया। सामान्य सीटों में से ही कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दिया गया। हालांकि इस देश में भारत की सुविधा मुस्लिमों को मिली हुई थी और सिखों को मिली हुई थी, लेकिन जब ये सुविधा दमित वर्ग को मिलने जा रही थी तो गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन पर चले गए। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन पर चले गए।
चलो उसके बाद समझौता हो गया, पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट के तहत शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिल गया। कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी गई, अर्थात उनके लिए शासन में भागीदारी का रास्ता खुल गया, शासन सत्ता में साझेदारी का रास्ता खुल गया। इसके साथ ही एक आंदोलन की, जिसकी वजह से कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि ये एक समस्या थी, सविनय आंदोलन के लिए एक सीमा थी और इससे आंदोलन कमज़ोर हुआ। लेकिन ये एक समस्याएं थीं, उनकी अपनी जो है मांगें थी कि अगर उन्हें उसी स्थिति में छोड़ दिया जाता तो फिर आज़ाद भारत में उनकी स्थिति बद से बदतर हो सकती थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर उनके लिए पहले से ही देश को आज़ादी मिले इससे पहले वह उन्हें सामाजिक रूप से आज़ाद करना चाहते थे, क्योंकि अगर देश को राजनीतिक आज़ादी मिल जाती, लेकिन ये जो अनटचेबल्स थे ये गुलाम ही रह जाते। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलित मूवमेंट को और लीड किया। एक दूसरी और इस आंदोलन की सीमा थी, वो थी मुस्लिम लीग एंड मोहम्मद अली जिन्ना। Muhammad Ali Jinnah and Muslim League was another problem to the civil disobedience movement. जैसे कि हम जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना बहुत पहले 1906 में हो गई थी, 1906 में, और इसकी स्थापना अली ब्रदर्स ने ही की थी, जिसमें लियाकत अली और शौकत अली दो भाई, एक नेता था और भी कुछ लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। और यह मुस्लिम लीग मुस्लिम हितों के लिए काम करती थी। कांग्रेस के साथ इसका कुछ समय के लिए टकराव भी चला, लेकिन जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो दोनों आंदोलनों में जो है मुस्लिम लीग ने साथ दिया, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया। हालांकि शुरू में इसका विरोध कर रही थी खिलाफत मूवमेंट का। मोहम्मद अली जिन्ना अब कांग्रेस से अलग एक तरह से रुख उन्होंने अपना लिया। पहले हालांकि वो कांग्रेस के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन अब वो मुस्लिम लीग के साथ ज़्यादा जुड़ गए और उन्हें लगा कि अगर हम संयुक्त रूप से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज़ाद भारत में हमारी स्थिति क्या होगी यह स्पष्ट नहीं है। उन्हें लग रहा था कि शायद आज़ाद भारत में हमारी जो ये धार्मिक आज़ादी है छिन जाएगी और हम एक तरह से अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं का ज़्यादा बहुमत है। तो इसलिए मुस्लिम लीग वाज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम बिफोर कांग्रेस पार्टी एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये भी एक अपनी समस्या थी। आगे जाके हालांकि जब ये सविनय आंदोलन समाप्त हो गया, उसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी या फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर अलग देश पाकिस्तान की मांग कर दी और 1947 में देश का बंटवारा हो गया। उसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की भूमिका रही। तो भारत में कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस, उसकी भावना भी मजबूत हो रही थी। ऐसा नहीं है कि उस आंदोलन में परेशानियां ज़्यादा थी, दिक्कत ज़्यादा थी। अगर परेशानी और दिक्कत ज़्यादा होती तो फिर देश शायद ही आज़ाद। अगर परेशानी और दिक्कत ज़्यादा होती तो फिर देश शायद ही आज़ाद 1947 में तो नहीं होता।
उसको हो सकता 10 साल और लग जाते, 5 साल और लग जाते। तो इन सीमाओं के साथ साथ देश में सामूहिक अपनेपन की भावना भी मजबूत हो रही थी। सामूहिक मतलब सभी समूह के लोग इस देश को अपना देश मानते थे और इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इस देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। तो पर्सन जब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है कि हाउ द सेंस ऑफ कलेक्ट पर जो क्वेश्चन है वह है कि हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप्ड इन इंडिया, कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी थी, इतने सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, लेकिन फिर भी ये कैसे संभव हो गया कि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ गई, सामूहिक अपनेपन की भावना आ गई, सामूहिक अपनेपन की भावना आ गई, राष्ट्रवाद की भावना उन अलग अलग समूहों के लोगों में कैसे जो है जागृत हुई, इसके लिए क्या कारण थे, कैसे ये हुआ। सामूहिक अपनेपन व विश्वास की भावना देशवासियों में कैसे विकसित हुई, ये सामूहिक अपनेपन की भावना कहते हैं, नेशनल आइडेंटिटी। ओके, तो नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल स्टार्ट टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन एंड फील बॉन्ड विद ईच अदर। राष्ट्रवाद तब मजबूत होता है जब लोग ये मानना शुरू कर देते हैं कि वे सभी एक ही राष्ट्र के हिस्से हैं और एक दूसरे के साथ बंधन या मेलभाव अथवा जुड़ाव महसूस करते हैं, और ये महसूस करते हैं कि हम एक के बिना दूसरे के बिना अधूरे हैं, हम ना दूसरे के बिना अधूरे हैं, हम एक हैं, वी आर वन। जब ये भावना लोगों के मन में आ जाती है तो देश मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है। लेकिन ये भावना आती कैसे है, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। बट पीपल एंड लैंग्वेजेस डेवलप्ड ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। लेकिन यह भावना विभिन्न समुदायों, विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के लोगों ने एकजुट संघर्षों के अनुभव के माध्यम से सामूहिक अपनेपन की भावना विकसित की। यह जो भावना आई वो थी सामूहिक संघर्ष, सामूहिक अपनेपन की भावना जो उनके मन में आई, वो एकजुट संघर्षों की वजह से आई। सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी ने उन्हें एक किया होगा, किसी ने प्रेरित किया होगा। यस, ये प्रेरणा आई जब राष्ट्रवादियों ने इतिहास की व्याख्या की। उन्होंने इतिहास के बारे में लोगों को बताया, भारत के इतिहास के बारे में बताया, भारत के गौरवशाली इतिहास का गुणगान किया और बताया कि हमारी संस्कृति महान संस्कृति रही है और हम किसी भी तरह से इन अंग्रेजों से कम नहीं है। हालांकि अंग्रेज भारतीयों को निकृष्ट मानते थे, भारतीयों को अयोग्य, अक्षम मानते थे और उन्हें लगता था कि भारतीय शासन करने के योग्य ही नहीं। लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने अंग्रेजों के इन तर्कों का खंडन किया और अपने भारत के गौरवशाली इतिहास का गुणगान किया। तो इससे लोगों को जब इतिहास की जानकारी दी और गर्व का अनुभव होना शुरू हो गया और वो अपने देश से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। फिर फिक्शंस, कहानियां और कथाएं सुनाई गई लोगों को, जिसमें नायक और नायिकाओं के बारे में, ऐतिहासिक महापुरुषों के बारे में बताया गया। फोकलोर, लोकगीत गाए गए, सॉन्ग्स, है ना, गीत गाए गए। बहुत सारे ऐसे गीत रचे गए जिनमें राष्ट्रवाद था, जिनमें राष्ट्र भावनाएं थीं। देशभक्ति के गाने रचे गए, बहुत सारे पॉपुलर प्रिंट रचे गए, बहुत सारे पॉपुलर प्रिंट्स, लोकप्रिय प्रिंट बनाए गए, छापे गए, बहुत सारी चित्र छापे गए। उन छात्रों में, प्रिंटों में जो है इस तरह की चीजें लिखी गई। कई तरह के सिंबल्स गढ़े गए, प्रतीक बनाए गए, जैसे भारत माता की प्रतिमा बनाई गई,
उसकी तस्वीर, उसकी छवि बनाई गई। बताया गया कि ये भारत माता है, पूरा देश भारत माता है, जो कि अंग्रेज़ों के जंजीरों में जकड़ी हुई है, इसे हमें आज़ादी दिलानी है। ये बात लोगों को बताई गई, की रचना की गई वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1870s में इस गीत को जो है लिखा गया, वंदे मातरम को। इस वंदे मातरम ने लोगों में एक स्फूर्ति सी भर दी। सारे जहां से अच्छा गाना लिखा गया एक अल्लामा इकबाल के द्वारा। बताया गया कि हमारा पूरा जो हिंदुस्तान है वो सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर लोगों में और दूसरे और जो है गानों के द्वारा लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपनापन का भाव भरने का प्रयास किया गया। तिरंगा झंडा को अपनाया गया। शुरू में जो ये तिरंगा झंडा था, रेड, ग्रीन और एक येलो कलर हुआ करता था। लेकिन बाद में जब गांधी जी का प्रवेश हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन में, तो इस झंडे का थोड़ा सा इसका रूप चेंज हुआ और इसका जो रंग था वो रेड और वाइट और ग्रीन हो गया। तो इस झंडे को उठा करके जब आंदोलनकारी चलते थे, सत्याग्रही चलते थे, तो एक बहुत अजीब किस्म का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अद्भुत प्रकार का एक गौरवशाली क्षण होता था वो लोगों को उस झंडे के नीचे चलना। बहुत सारे स्लोगन्स गढ़े गए, नारे गढ़े गए। उसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों का भी योगदान था, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। तो इसके साथ साथ सभी लोग उसी एक तरह के उत्पीड़न का भी शिकार थे। सामान्य उत्पीड़न को भी वो सह रहे थे। Thank you for watching this PPT video. If this video has helped you to understand the National Freedom Movement, please like it and share it. Thank you once again.